जान है तो जहान है, या कहें हेल्थ इज वेल्थ। आज हम बात करेंगे बजट स्पेशल में हेल्थ सेक्टर की। कोरोना महामारी के बाद सरकार से आम जनता की क्या है उम्मीदें? हेल्थ पॉलिसी पर डिडक्शन की लिमिट और टैक्स में कितनी मिल सकती है छूट? और कोरोना जैसी महामारी से भविष्य में निपटने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? और क्या हेल्थ सेक्टर पर जीडीपी का जितना खर्च अभी हो रहा है वो पर्याप्त है या उसमें और बढ़ोतरी होनी चाहिए? इसी पर बात करेंगे हम विशेषज्ञों से, लेकिन उससे पहले आप ये खास रिपोर्ट देखिए। महामारी ना पड़े भविष्य पर भारी, सरकार ने की तैयारी। कार व्यापार और स्वस्थ परिवार के लिए क्या मिलेगा उपहार? महंगाई की मार से होंगे बीमार या बचत से मिलेगा खुशहाल परिवार? बजट 2023 में सबकी नजर सरकार की मध्यम वर्ग को हेल्थ सेक्टर में दी गई छूटों पर होगी, क्योंकि मध्यम वर्ग को सबसे बड़ी मार बीमारी पर ही पड़ती है, जब जीवन की सारी पूंजी घर के किसी शख्स के बीमार होने पर लग जाती है। कोरोना महामारी में भी कितने ही मध्यम वर्गीय परिवार कोरोना से ज्यादा महंगाई की मार का शिकार हुए। कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझने वाले व्यापारियों को पैकेज के रूप में बूस्टर डोज मिलने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार द्वारा बजट में कुछ खास राहत नहीं मिली। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों की मार के बीच लोगों को अब महंगाई से मुकाबला करना पड़ रहा है। कोरोना काल में खाने पीने की बढ़ी कीमतों ने तो आम जनता का बुरा हाल कर दिया था। कोरोना काल में जहां एक तरफ खाने पीने की वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे थे, तो दूसरी तरफ अस्पतालों में बीमारी के नाम पर लूट मची थी, जिसकी सबसे बड़ी मार मिडिल क्लास लोगों पर पड़ी है। अब वो मिडिल क्लास सरकार की तरफ बड़ी आस से देख रहा है। क्या हेल्थ स्कीम में जनता को मिलेगी रियायत, या भविष्य की तैयारियों के लिए अभी भी कड़वी दवाई का ही करना पड़ेगा सेवन? कोरोना से जान तो बच गई, लेकिन अब स्वस्थ परिवार के साथ साथ कार और व्यापार भी चलाने के लिए वित्त मंत्री से बजट में बचत बढ़ाने की उम्मीद हर कोई कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो कोरोना की मार झेल रही है हेल्थ केयर इंडस्ट्री। क्या हेल्थ केयर इंडस्ट्री को चाहिए बूस्टर डोज? देखिए, कोरोना के बाद हेल्थ केयर सिस्टम में बड़े सुधार की जरूरत है। करीब 4.5 करोड़ लोग कोरोना महामारी की चपेट में आ गए थे। कोरोना के कारण देश ने करीब 5,30,000 जिंदगियां खो दी। चीन में कोरोना रिटर्न्स के बाद अब चुनौती और भी ज्यादा गंभीर हो गई है। महामारी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहना सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। दवाओं और जरूरी उपकरणों के प्रोडक्शन पर जोर देने की इस बार संभावना जताई जा रही है। भारत की बहुत बड़ी आबादी के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, जिस वजह से लोगों का ज्यादा पैसा बीमारी पर खर्च हो रहा है। तो अब हम बात कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर को 2023 के बजट से क्या है उम्मीद। सबसे पहले तो हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी से राहत की उम्मीद है। जो जीएसटी अभी लग रहा है, जो बोझ लादा जा रहा है, वो जीएसटी से राहत मिल जाए, ये सबसे बड़ी उम्मीद है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर सरकार नई व्यवस्था शुरू कर सकती है। देश की अधिकांश आबादी को न्यूनतम हेल्थ इंश्योरेंस देने का लक्ष्य है। कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी का भी हो सकता है ऐलान। सरकार एक फ्लैगशिप हेल्थ स्कीम का ऐलान कर सकती है। सरकार मेडिकल सेविंग अकाउंट जैसी व्यवस्था लागू कर सकती है और इस अकाउंट से मेडिक्लेम पॉलिसी का पेमेंट करने का सुझाव दिया जा रहा है। तो सब अपने अपने सुझाव दे रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर में अब क्या बदलाव लाए जाएं ताकि लोगों को सहूलियत हो, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। और ये आप इस वक्त देख रहे हैं कि अकाउंट से ही मेडिक्लेम पॉलिसी का पेमेंट कर दिया जाए, ये सुझाव भी दिया गया है। तो आज का हमारा ये स्पेशल बजट शो, जिसमें हम बात कर रहे हैं हेल्थ बजट की। पिछले एपिसोड में हमने सैलरीड क्लास को इनकम टैक्स में मिलने वाली रियायत की बात की थी और आज हम बात कर रहे हैं हेल्थ टैक्स की।
कोरोना जैसी महामारी के बाद क्या इस बार के बजट में सरकार कुछ खास योजनाएं ला रही है और आम आदमी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तिजोरी से कितनी रियायत मिलेगी, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। तो हेल्थ टैक्स में कितनी छूट दे सकती है सरकार, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान डॉक्टर नरेश चावला इस वक्त जुड़ चुके हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं IMA से, और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी को आप देख रहे हैं, सीनियर फिजिशियन हैं, और डॉक्टर नमन भी हमारे साथ मैक्स हॉस्पिटल से इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेरा पहला सवाल डॉक्टर नरेश आपसे है। जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी 2017 की, उसमें जो टारगेट सेट किया गया था वो ये था कि GDP का कम से कम 2.5% जो खर्च है वो हेल्थ सेक्टर पर किया जाना चाहिए, लेकिन अभी जो खर्च किया जा रहा है वो तो लगभग 1.28% ही है। अब इसमें कितनी गुंजाइश आप देखते हैं, ये कितना बढ़ाया जाना चाहिए, और हम उस लक्ष्य को जो टारगेट सेट किया गया था कब छू पाएंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, हेल्थ और एजुकेशन एवर सिंस आवर इंडिपेंडेंस हमारे देश की कभी टॉप प्रायोरिटी रही ही नहीं है। पिछले साल हमने देखा 2 सालों में कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए अलग से कुछ पैसा दिया गया 38,000 करोड़ रुपीस, बट टिल नाउ जो हमने देखा सेकंड वेव ऑफ कोरोना में जो तबाही कोविड-19 में हिंदुस्तान के किसी इंसान में, चाहे वो चला गया दुनिया से तो बात दूसरी है, अगर बच गया होगा तो आप देखिए कि हमने तबाही या परले देखी है। तो अब हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, सबसे पहले तो जो हमारा बजटरी हेल्थ आउटले है वो बढ़ना चाहिए। बिना पैसे की दुनिया नहीं चलती, पैसे से ही सब कुछ चलेगा। दूसरा, जो ये स्कीम्स हैं जो आयुष्मान भारत वाली हैं, ये अच्छी स्कीमें हैं, बट इसमें थोड़ा ध्यान दिया जाए, जो हेल्थ केयर पर्सनल हैं उनकी इनकम के साथ भी न्याय किया जाए, बिकॉज दे आर सो लो पेड कि मैं समझता हूँ कि शायद कई बार क्वालिटी वर्क नहीं हो पाता। तीसरा, जो हमारा स्पेशल सेक्टर है, वेदर इट इज़ एक्सपेक्टेंट मदर्स हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं 5 साल से कम वाले, वो सबसे बड़ा वर्ग जो कि बहुत बड़ा बनने वाला है वो हमारे सीनियर सिटीजन पीपल हु आर 60-70 प्लस एंड हु आर सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल और कोमोबिलिटीज, उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाए। हम दोबारा कहेंगे कि कोरोना के टाइम तो हमारा सिस्टम चल रहा है, सो चल रहा है, उससे पहले भी कोई अच्छा हाल तो चल ही नहीं रहा था, बिकॉज इट वॉज नेवर ए टॉप प्रायोरिटी। व्हेन इंडिया होप्स टू बिकम ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे, I would say, when India hopes to become a superpower in all fields, why not a medical superpower? जी बिल्कुल, हेल्थ सेक्टर पर बहुत ही फोकस करने की जरूरत है जैसा आप कह रहे हैं। और डॉक्टर स्वाति, एक बड़ी दिक्कत ये भी है कि जो इंश्योरेंस कवर है उसका जो दायरा है उसको लेकर बड़ा सवाल है कि 30% आबादी अभी भी इससे वंचित है, और कोई बीमारी होती है तो ज्यादा खर्च जो है वो बीमारी पर ही हो जाता है जब आप अस्पताल पहुंचते हैं। अब इंश्योरेंस कवर को कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्या होना चाहिए इसके लिए आने वाले बजट में? बिल्कुल मीमांसा जी, और आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इस हेल्थ बजट को लेकर के छुआ है, क्योंकि देखिए जो गरीब तबका है उसके लिए अब आयुष्मान भारत जैसी स्कीम सरकार लेकर के आई है और उनको कहीं ना कहीं कुछ इंश्योरेंस कवरेज मिल रहा है। वहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना इंश्योरेंस कराने की क्षमता रखते हैं, लेकिन हमारा 30 से 40% जनता जो ऐसी है जिसको कोई हेल्थ इंश्योरेंस है ही नहीं। एक तो हमें आयुष्मान भारत के दायरे को बढ़ा करके उनको भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे इसमें शामिल करने की जरूरत है। सीनियर सिटीजन्स को सरकार उसमें लेकर के आई, लेकिन अभी भी ये लोग वंचित हैं। दूसरा, जो हमारे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स हैं उसके ऊपर भी जो हमें रिबेट मिलती है वो 25,000 के ऊपर ही के नीचे ही मिल पाती है, उससे ऊपर नहीं मिल पाती, तो वो भी उसका भी दायरा 50,000 तक ले जाने की जरूरत है। सेकेंडली, जो हमारे वेलनेस हेल्थ चेक्स होते हैं उनको भी हमें हेल्थ इंश्योरेंस में कवर करने की जरूरत है, ताकि हम प्रिवेंटिव हेल्थ की बात करें। अभी हम बात हेल्दी लिविंग की या वेलनेस की नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक हम केवल जो है प्रिकॉशनरी जो चीजें होती हैं हेल्थ की उसकी बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं कि बीमार पड़ गए तो उसके बाद ये इलाज आपके लिए उपलब्ध होगा या ये आप कर सकते हैं, लेकिन अगर हम जिस तरह से देख रहे हैं कि लोगों को खड़े खड़े हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, जिस तरह से पीछे इतनी तस्वीरें सामने आई, अगर आप युवा वर्ग की भी अब बात करें तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी तकलीफें जो है अब बहुत कम उम्र में दिखने को मिल रही है। ऐसी स्थिति में हमें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की तरफ बहुत ज्यादा जाने की जरूरत है। उस पर भी मैं आऊंगी, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स के लिए भी वहां पर भी क्या रिबेट देने की जरूरत है, ये तमाम सवाल हैं जो हम आज के कार्यक्रम में उठाने वाले हैं। और जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर बजट बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें 2021-22 में जहां 73,931 करोड़ का आवंटन हुआ था, वहीं 2022-23 में 86,200 करोड़ का आवंटन किया जा सकता है। इस तरह के संकेत मिल रहे हैं, यानी कि 16% का इजाफा हो सकता है।
और आपको ये भी बता दें कि जो स्वास्थ्य खर्च है जीडीपी के मामले में जो भारत है अभी, वो दुनिया के कई देशों से काफी पीछे है। इस मामले में भारत में हेल्थ एक्सपेंडिचर जीडीपी का 1.28% है। वहीं अगर चीन की बात की जाए तो ये जीडीपी का 3% बनता है। वहीं इंडोनेशिया जैसे देश में 1.4%, ब्रिटेन में काफी ज्यादा है 8.1%, अमेरिका में भी जो एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्च होता है हेल्थ सेक्टर पर, वो है 8.5%। तो इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि भारत में भी जो हेल्थ सेक्टर पर होने वाला खर्च है उसको बढ़ाया जाए। अब और देशों के मुकाबले हम कहीं ज्यादा पीछे हैं और जिस तरह की कोरोना काल के बाद जिस तरह के हालात देश में दिखाई दे रहे हैं, हेल्थ सेक्टर जो है उसको प्राथमिकता देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और भारत में हेल्थ सेक्टर का बजट काफी कम है, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, और सरकार इसे बढ़ा सकती है। बढ़ाना क्यों जरूरी है, इस पर क्या कहते हैं IMA के डायरेक्टर डॉक्टर सहजानंद सिंह, उनकी बात सुनिए आप। जब तक आपके पास बजट नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं कर सकते। गरीब के लिए जनहित में ये पॉपुलर गवर्नमेंट है, इसमें रूरल एरिया में बहुत काम करने की जरूरत है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी कोरोना पीरियड में उन्होंने जो वैक्सीनेशन लाया, पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा वैक्सीनेशन है। जो अनुपात है बुजुर्गों का, यंग लोगों का, बच्चों का, उसके लिए अगर हम हेल्दी समाज का निर्माण नहीं कर पाए तो शायद जो पॉपुलेशन डिविडेंड जिसको कहते हैं कि जो हमें मिलना चाहिए उस जनसंख्या से, वो हमें नहीं मिल पाएगा। और हेल्दी समाज का निर्माण रोगों के उपचार से नहीं होता है। मेरे विनम्र विचार से हेल्दी समाज का निर्माण प्राथमिक स्तर पर रोगों के रोकथाम से, स्वस्थ लाइफ से, इससे होगा। बजट जो है ये एक लेजिस्लेशन का पार्ट है। लेजिस्लेशन के पार्ट में जो भी संवैधानिक अनुच्छेदों के दौरान फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से जो भी गारंटी दी जाती है एज अ इंडियन सिटीजन, उनके लिए विशेष रूप से ध्यान ये रखना है कि आज आप सरकारी किसी भी अस्पताल में चले जाइए, सरकारी अस्पताल में जाने के बाद आपको मूलभूत सुविधाएं जो है वो आसान तरीके से उपलब्ध नहीं हो पाती। अब एकदम साधारण सी बात है कि अगर कोई आम नागरिक सरकारी अस्पताल में चला जाए तो चले जाने के बाद उसको सोनोग्राफी कराना है, CT स्कैन कराना है, MRI कराना है, तो पता चला कि CT स्कैन बंद है। और डॉक्टर नमन इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर नमन, जो बात डॉक्टर स्वाति कह रही थी कि जो हेल्थ पॉलिसी पर जो रिबेट है अभी वो 25,000 की है, तो इसमें भी तो बहुत गुंजाइश है, इसे तो बढ़ाया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। और जैसा कि आपने बताया कि अगर हम 2020 और 2021 नीति आयोग का आंकड़े चेक करें, सो उसमें एक टाइटल है जिसका नाम है हिंदुस्तानी मिडिल मैन का इंश्योरेंस का क्या स्टेटस है। सो उसका जो टाइटल है वो मैं पढ़ देता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ इंडियाज मिसिंग मिडिल। सो अगर हम उस बुलेटिन में चेक करें तो अभी भी 40 करोड़ से आबादी ज़्यादा ऐसी है जो ना तो बिलो पॉवर्टी लाइन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आती है और ना ही वो लोग हेल्थ इंश्योरेंस अफोर्ड कर सकते हैं। तो सरकार को जैसे कि पेमेंट का माध्यम हमने बोला कि UPI से कर देना चाहिए, एक वो अच्छा बेनिफिट है, बट हमें बेसिक चीज़ ये समझना चाहिए कि ना सिर्फ हेल्थ स्ट्रक्चर के लिए बजट रिलीज हो, बट हमें बेसिक चीज़ों का समझना चाहिए। उदाहरण के लिए हमें स्टार्ट करना चाहिए MBBS की सीट से इंक्रीज करी जाएं, मोर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेजेस बढ़ाए जाएं। अगर आप रिसेंट पॉपुलेशन को देखें तो हमने चाइना को कुछ समय पहले ही पीछे छोड़ दिया है आबादी के जोर में। तो जो नीड है और जो सप्लाई है वो काफ़ी डिस्प्रपोर्शनेट है। और जैसा कि आपने बताया कि परसेंटेज वाइज कि हम कितने पीछे हैं, सो एक आर्टिकल में लिखा था 179th नंबर पे है हम, अगर हम हेल्थ फॉर ऑल की बात करें। जी बिल्कुल, हेल्थ फॉर ऑल जो बात आप कह रहे हैं कि डॉक्टर्स की संख्या भी बढ़ाई जाए, फिर एक क्वालिटेटिव हेल्थ केयर भी जरूरी है और साथ ही साथ अफोर्डेबल हेल्थ केयर भी बहुत जरूरी है। देश की जनता क्या कह रही है, उसके मन की बात आप सुनिए हेल्थ टैक्स को लेकर। दवाइयाँ हो गई है, बाकी बहुत महंगी चल रही हैं।
जो आम आदमी नहीं खरीद पाता। हम चाहते हैं कि वो सरकार ये लाए कि भाई उनको इसमें कभी भी दिक्कत ना आए। सरकारी संस्थान है जो जिस तरह पीजीआई हमारा सिविल हॉस्पिटल है, इनमें दवाइयाँ जो है फ्री उपलब्ध होनी चाहिए ताकि आमजन को ज़्यादा तकलीफ ना हो। हमारा यही कहना, आम जनता का कहना है कि जो बजट आए वो आम जनता के लिए आए। जो दवाइयाँ हैं सिविल में बहुत महंगी मिल रही हैं। सरकारी दवाइयाँ हैं जो कुछ दवाइयाँ हैं जो कुछ ही मिल पाती हैं, बाकी जो महंगी दवाइयाँ हैं जैसे कैंसर की दवाई है, हार्ट की दवाई है, ये आम पब्लिक को नहीं मिल पाती। हमारी यही मांग है सरकार से कि ये दवाइयाँ भी सरकारी हॉस्पिटलों में, पीजीआई में, सिविल हॉस्पिटल में ये मिलनी चाहिए आम पब्लिक को। सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो बहुत महंगी हैं जिसको लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे कि बीपी की है, हार्ट अटैक की है, और जो स्टंट हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। सर हेल्थ बजट कुछ इंक्रीज़ होना चाहिए, जैसे और कंट्रीज़ 10% तक देती है, इंडिया में सिर्फ 2% तक मिलता है, और पिछले सालों में 10 गुना तक बढ़ोतरी करी हेल्थ बजट में, लेकिन फिर भी 3-3.5 लाख लोगों ने आत्महत्या करी सिर्फ बीमारी की वजह से। तो इंक्रीज़ करना चाहिए बजट। हम अपेक्षा करते हैं कि हेल्थ बजट हमारी सरकार को कम से कम 10% करना चाहिए, क्योंकि बाहर की जितने भी विदेशों में 15% देते हैं हेल्थ के लिए, हमारे यहाँ अभी केवल 2% ही है। कम से कम मैं तो कहता हूँ 10%, 10 नहीं तो कम से कम 7 या 8% देना चाहिए, क्योंकि अगर आदमी की हेल्थ ही सही नहीं होगी तो फिर क्या है। तो आप देख रहे हैं कि लोगों की अपनी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, दवाइयां बहुत ज़्यादा महंगी हैं, और जब भी आप अस्पताल में पहुंचते हैं जो बेड्स हैं वो वहां पर बहुत महंगे हैं, और भारी भरकम बिल आपके हाथ में सौंप दिया जाता है, और यही सबसे बड़ी परेशानी है। और डॉक्टर्स को भी उम्मीद है कि इस बार के हेल्थ बजट में ज़रूर इजाफा किया जाएगा, बढ़ोतरी की जाएगी और लोगों की परेशानियों को दूर किया जाएगा। बहरहाल अभी हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। मिस्र के राष्ट्रपति आए हुए हैं, और वहीं पर इस वक्त आप देख रहे हैं द्रौपदी मुर्मू वहां पर मौजूद हैं और उनका स्वागत किया जा रहा है, भोज उन्हें दिया जा रहा है। तो राष्ट्रपति भवन से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मिस्र के राष्ट्रपति जिन्हें आमंत्रित किया गया है गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर, और वहीं पर आप देख रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनका स्वागत करते हुए राष्ट्रपति भवन में इस वक्त मौजूद हैं मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति। तो ये परंपरा रही है कि गणतंत्र दिवस समारोह में किसी भी अन्य देश के राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित किया जाता है, और इसी उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार शरीक होने के लिए मिस्र के राष्ट्रपति इस बार पहुंचे हुए हैं, और दोनों ही देशों के राजनयिक संबंधों की ये 75वीं वर्षगांठ भी होने वाली है, और इसी वजह से उन्हें आमंत्रित किया गया है। और इस वक्त आप राष्ट्रपति भवन से ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर मिस्र के राष्ट्रपति पहुंचे हुए हैं, और उनका स्वागत करते हुए हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो मिस्र के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए आप देख रहे हैं इस वक्त तमाम बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। अनुराग ठाकुर को आप देख रहे हैं, पीयूष गोयल वहां पर मौजूद हैं। और इस वक्त आपको एक और बड़ी जानकारी दे दें, जादवपुर यूनिवर्सिटी में स्क्रीनिंग का ऐलान किया गया है। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री की होगी स्क्रीनिंग। एसएफआई का कल शाम 6:30 बजे स्क्रीनिंग का ऐलान। कोलकाता में है जादवपुर यूनिवर्सिटी, और वहीं पर यह स्क्रीनिंग की तैयारी की जा रही है। वक्त बताया गया है 6:30 बजे। एसएफआई इसकी स्क्रीनिंग करने की तैयारी कर रही है। हालांकि इस फिल्म को लेकर इतना ज़्यादा विवाद है, इस पर बैन लगा हुआ है, लेकिन फिर भी देश के कई हिस्सों में इसको स्क्रीन किया जा रहा है। और क्या महाराष्ट्र राजभवन बनेगा कैप्टन अमरिंदर का नया ठिकाना? कैप्टन अमरिंदर सिंह के महाराष्ट्र का राज्यपाल बनने की चर्चा है। मौजूदा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की वो जगह ले सकते हैं। हाल ही में कोश्यारी ने पीएम से किया था जिम्मेदारियों से मुक्त करने का आग्रह। अब केंद्र सरकार कर सकती है अमरिंदर सिंह को नया राज्यपाल नियुक्त। कोश्यारी द्वारा छत्रपति शिवाजी पर की गई टिप्पणी से विवाद खड़ा हुआ था।
इस टिप्पणी का महाराष्ट्र में विभिन्न संगठनों ने विरोध किया था। अलबत्ता यह हो सकता है कोश्यारी के संभावित प्रतिस्थापन का कारण भी।